हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सबका। मेरा नाम है सुमित और एक्लोन एजुकेशन पे आप सबका स्वागत मैं कर रहा हूँ। आज से हम लोग एक विशेष सीरीज के अंतर्गत पूरे सिलेबस को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे और इस क्रम में साइंस के साथ मैं शुरुआत कर रहा हूँ। साइंस और मैथ्स के पूरे इंटायर सिलेबस को आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रख करके रिवाइज करने का हम लोग इस सीरीज के अंतर्गत प्रयास करेंगे और इसी क्रम में आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है क्लास 10th केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये पूरा का पूरा जो इंटायर लेक्चर है आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। अगर आप एग्जाम्स में बहुत बेहतरीन मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस पूरे सीरीज को फॉलो कीजिए और एक एक करके सारे पॉइंट्स को समझिए और कॉन्सेप्ट्स को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। आपके नंबर्स, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो क्लास 10th के साइंस बुक से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट से शुरुआत कर रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और आज का हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, इसका ये पहला लेक्चर है, ठीक है ना। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये चैनल क्योंकि नया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इस सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जरूरी है और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो आज का हमारा टारगेट क्या है? क्लास 10th के पहले चैप्टर साइंस बुक को हम लोग डिकोड कर रहे हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के क्रम में आज हमने तीन टारगेट को सेट किया है कि तीन पॉइंट्स को हम अच्छे से डिकोड करेंगे। पहला है केमिकल रिएक्शन, व्हाट इट इज, ये होता क्या है केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इक्वेशन वो क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, कैसे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, ये भी हमारे लिए कॉन्सेप्ट है। और इन तीनों कॉन्सेप्ट को आज हम लोग अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी को। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन होता क्या है, प्रैक्टिकली समझो। केमिकल रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल आपको इस विजुअल में भी दिख जाएगा और कई सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकल लाइफ में आपने एक्सपीरियंस किए होंगे। केमिकल रिएक्शंस यूजुअली क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, जब सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते, जैसे मान लीजिए ए और बी ये रिएक्ट कर रहा है और इसकी वजह से सी नाम का कोई सब्सटेंस बन रहा है, ये केमिकल रिएक्शन है। इसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। मे बी ए प्लस बी प्लस सी, तीन रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करके आपस में डी बना रहे हैं या ई बना रहे हैं, ऐसे ही होता है ना केमिस्ट्री की भाषा में। प्रैक्टिकल लाइफ में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इसी विजुअल में दिख रहा है, जैसे जब हम खाना खाते हैं ना, तो जो भी फूड स्टफ्स हम लोग इनगल्प करते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं, वो एक कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है, जटिल पदार्थ है ना। और वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी के अंदर जो एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ सिंपल फॉर्मेट में टूटता है ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर सके। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो हम लोग खाना खाते हैं ना, फूड डाइजेशन, वो एक केमिकल रिएक्शन का ही तो एग्जाम्पल है। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप पेपर जलाते हो या मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन है, ये एक मैग्नीशियम का फीता है और इसको आप आग पे जलाते हो, ये एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। कहने के लिए मैग्नीशियम का जलना एक प्रोसेस है, केमिकल चेंज है, बट मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है, देखा जाए तो किसी चीज का जलना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, ये केमिकल रिएक्शन है। इवन ये आपको मिल्क दिख रहा है और कुछ प्रोसेस आप कैरी करते हैं जिससे मिल्क से कर्ड बनता है, दूध से दही बनता है, ये क्या है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। इवन लोहे में जंग लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स अभी मैं बता रहा हूं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, या इन सबके लिए ना हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, केमिस्ट्री की बुक के अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ की कॉमन एग्जाम्पल्स है, खाना पचना, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम रिबन का जलना, या इवन लोहे में जंग लगना, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब होता क्या है इसमें, ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, या मैं सीधे सीधे आपको रेस्पिरेशन बोल रहा हूं, बायोलॉजी का ये टर्म है, बट ये जो रेस्पिरेशन है ये भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। क्योंकि पता है क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल होता है, सेल जिससे हमारा बॉडी पूरा का पूरा बनता है,
सेल मतलब जिसको हिंदी में कोशिका कहा जाता है, इसी से हम बने होते हैं ना। किडनी, लीवर, हाथ पैर, नाक, कान, आंख, इन सब में सेल होता है और इसी से हमारी बॉडी का एक तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। तो सेल नीड एनर्जी, सेल को अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल केमिकल रिएक्शन का बता रहा हूं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। तो जब हम खाना खाते हैं ना, तो उस फूड के अंदर जो एनर्जी देने वाला कंटेंट है, जो जिससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है, मुझे लगता है आप सबको पता होगा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक केमिकल कंपाउंड ही तो है, ये ग्लूकोज है। ये चलो आपको, आप जो चावल खाते हो, आप जो फ्रूट्स खाते हो, उससे आपको ग्लूकोज मिल गया और ये सेल में चला गया, ठीक है ना। डाइजेशन के बाद सेल के अंदर चला गया, ठीक बात है। बट शायद आप ये जानते होंगे कि ग्लूकोज से सेल को, बॉडी को एनर्जी मिलती तो है, लेकिन ग्लूकोज जैसा जो सब्सटेंस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस है। मैं आपको बोलूंगा इसके अंदर एनर्जी कूट कूट करके भरी हुई है, लेकिन इसे सेल को यूटिलाइज करना, इस एनर्जी को, तो सीधे ग्लूकोज को तो सेल यूटिलाइज नहीं कर सकता। इसको इस तरीके से सेल में टूटना होगा, इस ग्लूकोज जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इस तरीके से टूटना होगा ताकि कुछ ऐसी चीजें मिले सेल को कि वो यूटिलाइज कर पाए उसे एनर्जी के रूप में। और वो चीज क्या है? एटीपी। एटीपी सेल यूज कर लेगा, दिस इज यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। बट ये एटीपी आता कहां से? ग्लूकोज की वजह से आता है। तो खाना खाने से हमारे सेल को ग्लूकोज मिला, लेकिन ये ग्लूकोज जब सेल में जाता है तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्लूकोज, अभी मैं पूरा रेस्पिरेशन नहीं बता रहा हूं, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल बता रहा हूं। ये ग्लूकोज जैसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटते 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 फाइनली CO2 और H2O में टूट गया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और फिर जाकर के एटीपी एनर्जी निकली और अब सेल इस एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ठीक वैसे है कि आपके पास अगर मान लीजिए 5 करोड़ की बिल्डिंग है, संपत्ति है, लेकिन ठीक है वो आपके पास संपत्ति है, लेकिन उस 5 करोड़ की बिल्डिंग से आप सब्जी थोड़ी खरीद पाओगे मार्केट में, राशन थोड़ी खरीद पाओगे। आपको उसके लिए करेंसी चाहिए ना, पैसे चाहिए ना। बिल्डिंग अपनी जगह पे, लेकिन यूज करने के लिए आपको करेंसी चाहिए। अब ग्लूकोज है सेल में, लेकिन सेल उस ग्लूकोज को सीधे तो यूज नहीं कर पाएंगे, यूजेबल फॉर्म में उसको एनर्जी चाहिए। तो जो एटीपी है ना, जिसके बारे में आप रेस्पिरेशन में आगे और अच्छी तरीके से पढ़ोगे, ये एक तरीके से यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं, और इसी को सेल यूटिलाइज करते हैं। कहां से आया? ग्लूकोज से आया। तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और H2O में टूट जाना, इट्स अ सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन। ये भी तो केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। अब लोहे में जंग लगने की बात मैं कर रहा था, आयरन है, ये आयरन की बनी हुई कोई चीज है। खुले में जब लंबे समय तक ये एक्सपोज होता है, आयरन से बनी हुई चीज है, जैसे ये ताला है या कुछ भी मान लो, लोहे के रॉड्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, तो एयर में ऑक्सीजन और एयर में मॉइस्चर भी होता है, वाटर वेपर, ये दोनों आयरन के साथ रिएक्ट करके कुछ इस तरीके का नया प्रोडक्ट बनाता है ना, आयरन का ऑक्साइड बनाता है। यही तो रस्ट है। रस्ट इज समथिंग प्रोडक्ट जो आयरन के ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर रिएक्शन के कारण होता है। ये भी केमिकल रिएक्शन है। तो यहां हमने बहुत एकदम से टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी के लिए बहुत सामान्य एग्जाम्पल से इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का हमने प्रयास किया। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। Respiration, breakdown of glucose inside the cell with the help of oxygen so that ATP energy could be released out and cell can utilize that ATP energy. That is the example of cellular respiration, which is another example of chemical reaction. Magnesium का जलना, किसी भी पेपर का जलना, another example of chemical reaction. Food digestion, chemical reactions. ये सारे के सारे भांति भांति के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। टाइप्स के बारे में आगे हम बात करेंगे, फिलहाल ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है ना, ऐसे हम कह सकते हैं। ऐसे में जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये जैसे ए और बी, या मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इनको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसके बाद जो चीजें बनती है, जैसे सी बन गया, तो इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। सो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, और प्रोडक्ट जो बनता है। सो दिस इज द सिग्नेचर स्टेप ऑफ केमिकल रिएक्शन।
वी कैन सी दैट, है ना। एग्जाम्पल अभी देखेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत क्या हो गया? एग्जाम्पल 1 फूड डाइजेशन, डन। रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म CO2 and H2O so that ATP एनर्जी कुड बी रिलीज्ड, राइट। तो ये रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन भी केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड विथ मिल्क, ये केमिकल रिएक्शन है। एंड आई एम श्योर इससे ज्यादा और भी बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसके बारे में आगे हम समय समय पर पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे। तो इतने बेसिक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हमें इसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है कि यहां वहां हर जगह एक तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो the process in which new substances with new properties are formed from one or more substances is called chemical reactions. The substances which take part in chemical reaction are called reactant. So A and B are taking part. A and B are basically taking part in the reaction. That is reactant. And something new products with new properties are formed. That is product. So substances which are formed in a chemical reaction are called product. And those substances which are taking part in the reaction, that is reactants, है ना। ये बात आपको समझ में आ गया। एक और पॉइंट आपको यहां पे समझना है, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। समथिंग प्रैक्टिकल एग्जांपल तो मैंने आपको बताया, खाना डाइजेशन का प्रोसेस हो, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो, रस्टिंग ऑफ आयरन हो, एंड मेनी मोर, ये सब केमिकल रिएक्शन। बट व्हाट इज द वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सो जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हो, लिखते हो, एक तरीका तो ये होता है कि वर्ड इक्वेशन में लिख दो। जैसे सपोज एक एग्जांपल है कि जिंक एक मेटल है, इसका रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रहा है, ये ए है और ये बी है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये रिएक्टेंट है। तो आपने वर्ड में क्या लिखा? जिंक की स्पेलिंग लिख दी ZINC, सल्फ्यूरिक एसिड की स्पेलिंग लिख दी, ठीक है। फिर प्रोसेस हुआ, एरो लगा दिया कि इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और उसके बाद एक सॉल्ट बना जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो आपने पूरी स्पेलिंग लिखी है, ये वर्ड इक्वेशन है। तो एक तरीका तो ये है, लेकिन आप जानते हैं कि वर्ड इक्वेशन में स्पेलिंग लिखना थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो यहां सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से काम चलता है। अब जिंक का जो सिंबल होता है Zn, वो आपने लिख दिया, इसका मतलब भी जिंक है। लेकिन यहाँ ZINC पूरी स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 लेटर से आपका काम चल गया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखनी है, ये आपने लिख दिया, और जो भी बना इसका फॉर्मूला लिख दिया। ये संकेत है, इसको सिंबल बोलते हैं। सो केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट शॉर्ट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी कैन से दैट। वर्ड इक्वेशन को आपने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये हो जाता है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन एक तरीके से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, सिंपल बात है। अच्छा, कुछ कुछ चीजें जो एक्टिविटी में है, जहां से काम की चीजें निकल सकती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जितना जरूरी है वो आपको मैं समझाऊंगा। जैसे इसी चैप्टर में पहला एक्टिविटी है, और ये सिंपल सिंपल क्या है पता है? मैग्नीशियम का एक रिबन लेना है, आपको ये बोला जा रहा है, उसको सैंड पेपर से थोड़ा साफ कर दो और उसको जलाओ। ये इस एक्टिविटी में यही लिखा हुआ है, जब आप जलाओगे ना, तो जैसे पेपर जलाते हो तो राख वाख निकलते हैं, तो मैग्नीशियम के रिबन को आप आग में जलाओगे, थोड़ा सावधानी से जलाना है। आग के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो सावधानी तो बरतनी है। तो ये राख मिलेंगी, ये जो राख है ना, ये एक्चुअली में MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही है। आग से आपने मैग्नीशियम को जलाया, फीते को, तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन हुआ, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच का रिएक्शन, और यहां से MgO बन गया, ठीक है ना, बैलेंस कर दो, ठीक है। तो ये MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड यही यहां पे जमा हुआ है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास, ये जो आपको मिला है ना, ये कंटेंट, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन burns with a dazzling white flame and change into white powder। ये एक पाउडर के रूप में इसका एक सब्सटेंस आपको मिल गया है ना, व्हाइट फ्लेम के साथ जला, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना है, किया होगा आपने, है ना। दिस पाउडर इज बेसिकली नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो
दिस इज प्रोडक्ट, ये बना है, किसके जरिए बना है? सो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तब जाकर के बना है। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। सो एयर में जो ऑक्सीजन है वो एक इनपुट की तरह है, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। दैट इज द बेसिक एग्जांपल। एक और एग्जांपल देखो एक्टिविटी 2 में, आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना एक सब्सटेंस लो, केमिकल सब्सटेंस। यहाँ पे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से हट करके केमिकल्स की तरफ आ जाते हैं। लेड नाइट्रेट एक सब्सटेंस है, ये ए नाम का सब्सटेंस मान लो, ये ले लिया टेस्ट ट्यूब में, और इसमें आपको ऐड क्या करना है? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करना है। जब आप पोटेशियम आयोडाइड को मैं बी मान लेता हूं, जब आप इसको ऐड करेंगे ऑब्वियसली ए एंड बी में रिएक्शन होगा, एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसको लेड आयोडाइड कहते हैं, PbI2, है ना? और कुछ ये भी आपको मिलेगा। सो पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विथ लेड नाइट्रेट, दैट इज बी इज रिएक्ट विथ ए, और मे बी ए इज रिएक्ट विथ बी, प्रोड्यूसिंग अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड। अब यहां से एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, या ऐसे वन लाइनर भी पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेन व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विथ लेड नाइट्रेट, व्हाट कुड बी द रिजल्ट? किस रंग का होता है, किस कलर का होता है, वगैरह वगैरह। तो आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हो? येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है। अब देखो ये पहला वाला एक एग्जांपल आपने देखा है ना, ये पाउडर मिला, एक प्रोडक्ट मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें आप देख रहे हो ना एक पीले कलर का एक प्रेसिपिटेटेड सब्सटेंस मिला आपको लेड आयोडाइड के नाम से, ठीक है ना? ये सब केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन में जब ए और बी के बीच में या ए बी सी के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो जो न्यू प्रोडक्ट बन रहे हैं में भी कलर चेंज हो जाएगा उसका, है ना? कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो कुछ नए प्रोडक्ट के रूप में गैस इवॉल्व होता है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जिंक क्या है? एक मेटल है, ये भी एक एक्टिविटी है। जिंक मेटल है और ये एक एसिड है, H2SO4 मिनरल एसिड है, पावरफुल एसिड होता है ना? जब इन दोनों का रिएक्शन होता है ना, तो H2SO4 और जिंक आमतौर पर ऐसे होते हैं ना, शायद आपने पढ़ा भी होगा या आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो गैस जो ऑब्वियस तौर पर निकलती है, एक्सेप्शन को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं, वो है हाइड्रोजन। दिस इज गैस, ये निकलता है और ये कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनता है, ठीक है ना? ये भी एक रिएक्शन है। तो अब ए ने बी से रिएक्ट किया और CD बना, ये प्रोडक्ट है। तो एक प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये गैस निकल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की एक आइडेंटिटी ये भी होती है, जैसे एक आइडेंटिटी हमने देखा कि कलर चेंज हो जाएगा, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग हियर। एक आइडेंटिटी इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गया या कोई अन्य गैस निकल गया, ये भी केमिकल रिएक्शन। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन सी। तो ये चीज यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप करके देख सकते हो, स्कूल में भी शायद आपने किया होगा कि जिंक के छोटे छोटे दाने इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालोगे, एक गैस निकलती है, दिस इज समथिंग हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल रिएक्शन की एक पहचान है कि कोई गैस निकलेगी, कलर चेंज होगा, ऐसे बहुत सारे पहचान हो सकते है ना? आप खुद ही सोचो, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको सोचना है कि समथिंग CR हो रहा है, CR मतलब सम केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग अराउंड यू, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, प्रैक्टिकल एग्जांपल वाला हो, या फिर लैब में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है। सो व्हाट कुड बी द रिजल्ट? क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावना है, ये सोचो। रिजल्ट क्या हो सकता है? आप ये नहीं बोल सकते हो कि नई चीजें बनेंगी, प्रोडक्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यही तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? और इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, अपने इसके फीचर होते हैं, ठीक बात है। और क्या पहचान है? तो जैसे 2-3 के बारे में अभी हमने बात की, एक तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, कोई सब्सटेंस है उसका स्टेट चेंज हो सकता है, वो नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। अब वो नया प्रोडक्ट, जैसे यहां पे देखो आप, ये जिंक सॉलिड है, ये एक सॉल्यूशन है, एक्वस है H2SO4, ये लिक्विड है। अब इससे जो बना सॉलिड कंपोनेंट बना और गैस भी बना, तो एक तरीके से स्टेट चेंज भी तो हो रहा है। सॉलिड दो, एक सॉलिड और एक लिक्विड कंबाइन होकर के रिएक्शन कर रहा है, कोई जो नया प्रोडक्ट बन रहा है वो गैसीय रूप में आ रहा है ना? तो स्टेट चेंज हो गया। तो पहली चीज क्या है, ये मैं लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना है, स्टेट चेंज पहला। व्हाट कुड बी द इंपैक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन? दूसरा, अभी हमने देखा कलर चेंज हो सकता है,
तो दूसरा भी आपको समझ में आ गया। चेंज इन कलर, वो पीला वाला आपने देखा। गैस निकल सकती है, हाइड्रोजन एसिड और मेटल का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, एक्सेप्शन को छोड़ करके। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है। इवन मे बी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, खास करके जब आप इन दोनों का रिएक्शन करवाओगे ना, आप इस कांच के बोतल को ऐसे हाथ से टच करोगे ना, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी या हीट आउट होती है या फिर इन होती है। जब किसी रिएक्शन को कैरी करने के लिए आप हीट देते हो, एनर्जी देते हो, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जब हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये भी हो सकता है इन टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर अप भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ए और बी के बीच में रिएक्शन करवाया, सी बना और टेम्परेचर ज्यादा, गर्मी में भी हो सकता है। ए और बी के बीच में रिएक्शन हुआ, सी बना, टेम्परेचर कम, दोनों चीजें हो सकते हैं, तो चेंज हो सकता है। तो ये सब from the above three activities and many more activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether chemical reaction has taken place or not. If something state has been changing, we can say some sort of chemical reaction could happen there. अगर कलर चेंज हो रहा है, हम कह सकते हैं हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो। कुछ गैस निकल रही है, केमिकल रिएक्शन हो। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मे भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है जिसके आधार पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं यस कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ हमने पॉइंट पढ़ा है, उसके आधार पर एक आध क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन करके फिर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, एक HCl है, दिस इज समथिंग, ये एसिड है, और ये आयरन मतलब मेटल है। इसके साथ जब रिएक्शन होता है तो एक सिग्नेचर स्टेप मैंने आपको बताया कि यूजुअली आमतौर पर हम ऐसे पढ़ते हैं, एसिड बेस में हमें बताया भी जाता है कि जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी यही अगर आपके सामने एक क्वेश्चन के रूप में आ गया तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, विल इट बी द करेक्ट? या क्लोरीन गैस and iron hydroxide are produced, no reaction take place, iron salt and water are produced. तो सिग्नेचर स्टेप क्या है? मेटल रिएक्ट विद एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, और हाइड्रोजन गैस वाला एक ही ऑप्शन। तो क्या ये वाला केस नहीं हो सकता? और वैसे ये होना भी चाहिए, क्योंकि आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट बनेगा क्लोराइड FeCl2, बट गैस वुड बी हाइड्रोजन, और एक ही ऑप्शन हाइड्रोजन को इंक्लूड करे, तो सीधा सीधा ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला प्रश्न डन है। अभी दूसरा क्वेश्चन आप देख लो, ये भी शायद हम लोग एक्टिविटी में अभी कर चुके हैं, तो ध्यान रखना है कि कहां से कैसे क्वेश्चन वन लाइनर या फिर MCQ बेस्ड पूछा जा सकता है, लिखने वाला भी पूछा जा सकता है। ये सब प्रश्न आएंगे भी तो छोटे फॉर्मेट के प्रश्न आएंगे, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं। व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाट, क्या बनता है? येलो प्रेसिपिटेट बनता तो है, लेकिन वो किसका होता है? PbI2, KNO3, PbNO32 या फिर PbIO3, इसमें से किसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है? तो अभी अभी जस्ट हमने वो रिएक्शन देखा है, और उस आधार पर आप यहां से देख लो किसका प्रेसिपिटेट बनता है, आपको आंसर मिल जाएगा। और ये याद रखना है किसका मिलता है भाई साहब? लेड आयोडाइड। कहीं ऑप्शन में दिख रहा था लेड आयोडाइड? ये रहा, डन। थोड़े प्रश्नों के जरिए कुछ मेन कीवर्ड्स को या की पॉइंट को हमने कवर किया। अब केमिकल इक्वेशन की बात भी हमने अभी थोड़ी थोड़ी की है कि शॉर्ट वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and many other things, that is chemical equation. A chemical reaction can be represented by chemical equation. ये अभी अभी हमने बात की है। It involves uses of symbols of elements or chemical formula of reactant and product with mentioned physical state. तो आमतौर पर जब chemical reaction को equation में लिखते हैं ना, तो हम पूरा स्पेलिंग नहीं लिखते। हाइड्रोजन का सिंबल जो होता है, मॉलिक्यूलर सिंबल, यहाँ पे लिख दिया गया, और बगल में G लिखा हुआ है, ये इसके स्टेट को लिख दिया गया, G स्टैंड फॉर गैस। ऑक्सीजन का पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल लिख लिया, ये दोनों रिएक्टेंट है, और G ब्रैकेट में लिख दिया, दैट मींस ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑक्सीजन गैस स्टेट का है। और इन दोनों के रिएक्शन से वाटर बना, और L लिखा हुआ है तो L मतलब लिक्विड, S लिखा हो तो सॉलिड, G लिखा हो तो गैस, और L ब्रैकेट में लिखा हो तो लिक्विड। एंड रिएक्शन एरो
बता रहा है कि इन दोनों का रिएक्शन होने से ये प्रोडक्ट मिल रहा है ना। अच्छा, कुछ कुछ कंडीशन भी लिखा है, जैसे ये पोटेशियम क्लोरेट है ना, इसको अगर आप गर्म करते हो, हीट अप करते हो, तो ये इसमें टूट जाता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। ए नाम का एक सब्सटेंस है और ये बी और सी में टूट गया, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब यहां किस कंडीशन के कारण ये टूटा है? हीट के कारण टूटा है। तो ऐसे टेम्परेचर का केस आप एरो के ऊपर लिख सकते हो रिप्रेजेंट करने में, या प्रेशर का केस आप यहां पे लिख सकते हो। सुटेबल जो फिजिकल कंडीशन है उसको भी यहां पे लिखा जा सकता है। सो what is the concept of chemical equations? You know that symbolically elements compound को लिखो with the help of their states को ब्रैकेट में लिख दो, सबसे सही तरीका यही है। एरो बताना है कि इन दोनों के बीच में या इन तीनों के बीच में या इन चारों के बीच में रिएक्शन होने से ये बनता है। तो एरो के इस साइड में रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में प्रोडक्ट होता है। ठीक बात है। और अगर कोई फिजिकल कंडीशंस है, जैसे टेम्परेचर का कोई कंडीशन है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, हीट अप है, या फिर प्रेशर का कोई कंडीशन है, तो वो भी आप, या कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन हो रहा है, तो वो भी आप यही एरो के ऊपर लिख सकते हैं। सो नेसेसरी कंडीशंस, सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो एरो के ऊपर इसको लिख दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशंस है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, है ना। चलो, फिजिकल कंडीशंस भी मेंशन करना है, और भी नेसेसरी कंडीशंस जो रिएक्शंस को कैरी करने के लिए जरूरी है वो भी मेंशन करना है। ठीक बात है। केमिकल रिएक्शन आपने कहीं पे लिखा है, जैसे मैं अगर कैजुअली आपसे कहता हूं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। बट ये रिएक्शन, पहला वाला जो रिएक्शन है ना, ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस का मतलब होता है कि रिएक्टेंट साइड में जितने एलिमेंट्स है ना, जितने एटम्स है ना, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। पहले में क्या है? अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैग्नीशियम का एक एटम है, Mg मतलब 1, और ऑक्सीजन O2 मतलब 2 एटम, तो टोटल LHS में कितना हो गया? 3 है। और इधर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कितना हो गया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। सो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो यानी पहला वाला अनबैलेंस्ड है। मतलब रिएक्टेंट साइड के जितने एटम्स है वो इक्वल नहीं है प्रोडक्ट साइड के। और केमिकल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है, रिएक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। तो ये तो बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे तो मे बी दूसरा, आप देखो मैग्नीशियम ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एक कोफिशिएंट 2 मैग्नीशियम एटम लिख दिया, ऑक्सीजन ही है 1। अब जब ये रिएक्शन हुआ तो 2 MgO बना, है मैग्नीशियम ऑक्साइड ही, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है। तो अब इसमें अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे, और इसमें अगर आप निकालोगे, जैसे रिएक्टेंट के एटम्स कितने? 2 और प्लस 2 4, और इधर हो गया 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, 4 हो गया। तो दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड बराबर है ना। तो कभी कभी रिएक्शन ऐसे लिखा रहता है लेकिन वो बैलेंस नहीं होता है। और अगर आपको कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट पता है, तो रिएक्शन को, जो केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है उसको बैलेंस कैसे करना है बड़ा आसान है। एक दो एग्जांपल से मैं आपको समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा बेसिक तौर पर, है ना। तो अगर बैलेंस ना हो और केमिस्ट्री की भाषा में आप कोई रिएक्शन लिख रहे हो, तो बैलेंस ही लिखना चाहिए आपको, ठीक है ना। और अगर नहीं है बैलेंस तो आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन कैसे? हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। इवन इन अ केमिकल रिएक्शन ना कोई मैटर बनता है ना डिस्ट्रॉय होता है, सब इधर से उधर बदलता रहता है, जैसे एनर्जी वाला केस आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। So if this is the law of mass conservation which is true, the number of elements or atom involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side. अगर reactant side में A plus B plus C है, तो प्रोडक्ट साइड में भी, मतलब इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए। अब वो जैसे भी हो, वो बैलेंस इक्वेशन होता है। तो सवाल ये है कि कैसे करें बैलेंस। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, देखो ये FeO3 है। अब रिएक्टेंट साइड में Fe के 2 एटम है, Fe2O3, मतलब 2 Fe है, आयरन, ठीक है। और ऑक्सीजन
3 है, तो इस साइड में टोटल कितने होंगे? 3 2 5, और एक कार्बन भी तो है, तो टोटल यहाँ पे कितने होंगे रिएक्टेंट साइड में? 6, है ना। अब इसके रिएक्शन से बना Fe और CO2। अब यहाँ पे अगर आप काउंट करोगे एटम्स को, तो Fe 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और कार्बन 1, तो टोटल 4 है, ठीक है। तो ये तो बैलेंस नहीं हुआ ना, इधर 6 है उधर 4 है, तो दैट मीन्स यहाँ ये बैलेंस नहीं है। लेकिन इसी इक्वेशन को इस रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है, नई चीज नहीं है, बस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदल गए। ये 2Fe2O3 और 3C4Fe प्लस 3CO2 बना। अब आप इधर काउंट करोगे ना टोटल एटम्स, तो इधर जितना होगा ना उधर भी इतना ही होगा, लेफ्ट में जितना होगा। देखो कैसे, यहाँ Fe2 2 हो गया, तो 2Fe2 है, तो इसका मतलब 2 और 2 4 हो गया ना। अगर 2H2 मैं बोल रहा हूं, तो 2 हाइड्रोजन तो एक H2 में, और अगर 2 मॉलिक्यूल रख दिया तो 6 हो गया टोटल। तो यहाँ पे 4, फिर ऑक्सीजन 3, O3 में 3 है लेकिन 2O3 है ना, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, और कार्बन 3, तो ये टोटल कितना हो गया? 13। लेफ्ट साइड में 13 है, रिएक्टेंट साइड में 13 है। प्रोडक्ट में कितना? 4 Fe है, ठीक है, और CO2 यानी कार्बन 3 और 2O2, यानी अगर 3O2 को मैं लिखूंगा तो 6 ही लिखूंगा, तो 6 4 10 13, इधर भी 13 इधर भी 13। पहले में क्या था? ये बैलेंस नहीं था, लेकिन दूसरे में बैलेंस हुआ, है ना। तो ऐसे बैलेंस करना होता है। लेकिन सवाल ये है, हाउ, मेरे पास ये भी एक इक्वेशन है और मुझे दिख रहा है ये कि शायद ये बैलेंस नहीं है, मैं इसको कैसे बैलेंस करूंगा? और बेसिक तरीका क्या है बैलेंस करने का? बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ सकता है। कैसे? अगर मैं इधर रिएक्टेंट साइड का एटम्स काउंट करूं ना, तो Fe बराबर कितना है भाई साहब? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 1, तो 4 हो गया। और इधर देखो प्रोडक्ट साइड में Fe3, ऑक्सीजन 4 और हाइड्रोजन 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 9। तो ये तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। आयरन H2O के साथ रिएक्ट करता है, ये ऑक्साइड हाइड्रोजन बनता है, ये इक्वेशन ऐसे ही होता है। सिंबॉलिकली इक्वेशन भी लिखा हुआ है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है क्योंकि नंबर्स अलग अलग आ रहे हैं। तो अब मुझे इसको बैलेंस करना है। जैसे लिखा है Fe प्लस H2O, ठीक है, Fe3O4 हो गया, और हाइड्रोजन, ये बैलेंस तो नहीं है। तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? हाउ यू हैव टू बैलेंस इट, देन कैसे करें? हीट एंड ट्रायल से सिंपली कर सकते हैं। सिंपल तरीका मैं आपको अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं, तो अगर इस तरीके का कोई इक्वेशन आपके सामने आ सकता है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखो कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कौन सा ऐसा पदार्थ या कौन सा ऐसा सब्सटेंस आपको ऐसा दिख रहा है, कौन सा ऐसा मटेरियल ऐसा दिख रहा है जिसमें एटम्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स वो फिजिकली आपको दिख जाएगा। जैसे इसमें 3 दिख रहा है, सॉरी Fe है ना, Fe है, सीधा Fe है ना, हाँ, Fe प्लस H2O। इसमें आपको 1 दिख रहा है, इसमें ये टोटल कितना एटम है? 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, 3 है, इसमें 1, इसमें देखो 7 है, 4 ऑक्सीजन और 3 Fe, तो 7 हो गया, और इसमें 2 है। तो एक ऐसा कंपाउंड सबसे पहले चुनो बैलेंस करने के लिए जिसमें एटम सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है। मुझे इसमें सबसे ज्यादा एटम दिख रहा है, और इसमें भी ये कंपाउंड है, इसमें सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा कौन दिख रहा है? तो मुझे ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज्यादा दिख रही है, कितने? 4, जो कि बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले मैं ऑक्सीजन को टारगेट करूंगा। ऑक्सीजन को टारगेट करने के लिए, क्योंकि इस साइड में तो 4 है, प्रोडक्ट साइड में राइट साइड में 4 है, और इधर सिर्फ 1 ही है। तो आप खुद ही सोचो, ये दूसरा स्टेप, ये स्टेप 1 क्या था? मैंने देख लिया, चेक कर लिया कि मुझे कहां से शुरू करनी है। ज्यादा एटम वाला कंपाउंड मैंने टिक कर लिया, ठीक है, और उसमें भी ज्यादा एटम जो है उसको मैंने ऑक्सीजन को चुन लिया। अब मुझे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करना है। तो अब ऑक्सीजन इधर तो 4 है, तो इधर से ही बैलेंस होगा, एक ही कंपाउंड में ऑक्सीजन है। तो स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा? Fe को ऐसे ही रहने देते हैं। ऐसा H2O में मैं क्या करूं कि इधर जो Fe3 है और O4 है, ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है मेरे पास, मुझे यहां इसमें
4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी Fe प्लस 4H2O करेंगे ना, तो अब ये 4 ऑक्सीजन इधर हो गया, ये ऐसे ही है, Fe3O4 हो गया प्लस H2 है, लेकिन यहां ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, Fe प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, Fe3O4H2। अब मेरा एक टेंशन खत्म है, ऑक्सीजन बैलेंस है, इधर 4 है और इधर भी 4 है, डन। अब मेरे पास आयरन और हाइड्रोजन का विकल्प है, अब दोनों में से किसी को भी आप ले लो, एक मेन बड़ा वाला बैलेंस हो चुका है। अब इसमें देखें तो हाइड्रोजन इसमें 8 दिख रहा है, हाइड्रोजन से मैं लेता हूं स्टेप 3 में। अब चलो हाइड्रोजन की तरफ चलते हैं, नाउ हाइड्रोजन की तरफ चलेंगे। देखो अब हाइड्रोजन टोटल इसमें कितने हैं, 8 है, दो H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, उसमें 4 लग गया, तो एक तरीके से 8 हो गया ना। तो क्या करना होगा यहाँ पे, ये अगर 4 है, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन इस साइड मुझे लाना है, तो क्या इधर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, Fe को ऐसे रहने दो, 4Fe, ये H2O, ऑक्सीजन बैलेंस है तो कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन को अभी बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को भी 8 करना है, ये है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, हिट एंड ट्रायल है, ऐसे ही हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन इधर भी 8 हाइड्रोजन इधर भी, चलो हो गया। अब स्टेप 4 में क्या करेंगे, अब जो बच गया एक ही बचा आयरन, भाई साहब क्या कोई तरीका है आयरन को बैलेंस करने का, बिल्कुल सही है, तरीका है, सिंपल है, इधर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, Fe4H2O, Fe3O4 और 4H2 हो गया जी बैलेंस। आप चेक करो पूरा का पूरा दोनों साइड बराबर बराबर आपको एटम्स मिल जाएंगे, यही आपके बुक में भी, एनसीईआरटी के बुक में भी, देखो ये है स्टेप, मैंने जो समझाया है इन्होंने लिखा है आपको बताने के लिए, तो आपको ये सब एकदम से चार्ट बना करके नहीं बताना है, स्टेप बाय स्टेप कर देना है। आपने ये कर दिया, सबसे बड़ा वाले को आपने टिक कर दिया, सबसे ज्यादा एटम वाले को इसको टिक किया। स्टेप 3 में यही बोला, ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें ज्यादा एटम्स है उसको बैलेंस करने से शुरू करो, वो ज्यादा कन्वीनियंट है, नहीं भी कर सकते हो लेकिन ये ज्यादा सुविधाजनक होता है। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है। In that compound, select the element which has maximum number of atoms. मतलब अगर आपने कंपाउंड चुन लिया, तो अगला काम है कि इस कंपाउंड में जिसमें ज्यादा, जो एलिमेंट ज्यादा संख्या में, तो ऑक्सीजन ज्यादा था तो मैंने ऑक्सीजन को टारगेट किया, ये भी यही कह रहे हैं, तो यहां पे हमने इस हिसाब से ऑक्सीजन को टारगेट किया, ठीक है ना। 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम इसमें 4 है, तो इसमें एक ही था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन हो गया, बैलेंस हो गया। देखो ये इन्होंने मैंने स्टेप बताया था, 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, Fe and H atoms are still not balanced, तो अब इसमें से कोई एक उठाओ, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर, क्योंकि मेन बड़ा वाला तो हो चुका है, ठीक है ना। अब जब मैंने हाइड्रोजन को उठाया, या इसमें भी हाइड्रोजन को उठाया गया, तो इधर से हाइड्रोजन पहले यहां था H2, अब मुझे 8 हाइड्रोजन करना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना ही एक विकल्प है मेरे पास, है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, भाई साहब ऑक्सीजन भी बैलेंस, हाइड्रोजन भी बैलेंस। अब आयरन है तो आयरन बैलेंस करना, आप चूंकि इधर 3 है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब भी मल्टीप्लाई करना होगा तो ऐसे करते हैं, 3Fe करते हैं, Fe3 बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नंबर्स को बढ़ाने के लिए, जैसे H2O है ना, अब मान लो ऑक्सीजन की संख्या 2 करनी है तो आप ये कर सकते हो, अब फॉर्मूला ही बदल दो, आप ये नहीं कर सकते हो, दिस इज नॉट अलाउड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ये बुनियादी बात है, तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कि जब भी आपको नंबर्स बढ़ाना घटाना हो ना, तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है, जैसे CH4 है तो आपको 5 कार्बन लाना है ना, तो 5 इंटू CH4 आप करोगे चलेगा, लेकिन C5H4 नहीं करोगे, ये तो अनर्थ हो जाएगा, ये बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। ये बात यहाँ पे कहीं पे लिखी भी है, तो मुझे लगता है ये आप बताने की जरूरत नहीं है, ये सारा स्टेप मैंने आपको समझा दिया है कैसे होता है। नाउ वॉट एवर वी हैव द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, नाउ दिस इज बैलेंस, यू कैन काउंट इट, 3Fe प्लस 8 प्लस 4 कितना, 8 है और 4 ऑक्सीजन है, 15, और इधर लेफ्ट साइड में 15 एटम हो गया ना, राइट साइड में कितना है, 3 प्लस 4 7 और 8,
15 ये भी हो गया। तो अब ये बैलेंस है, पहले बैलेंस नहीं था। तो बैलेंस करना बड़ा आसान है। सबसे बड़ा वाला कंपाउंड चुनो, उसमें जो नंबर ऑफ एटम जिस एलिमेंट में आपको ज्यादा दिख रहा है उससे शुरुआत करो, उसके बाद बाकी का काम स्टेप बाय स्टेप अपने आप हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल से आप कर सकते हो। सो दिस इज द केस। और ये सब करने के बाद अगर फिजिकल स्टेट आप लिखते हो तो वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा सही है, क्योंकि केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट भी तो लिखा जाता है। जैसे आयरन सॉलिड है तो एस लिख दिया आपने, नहीं आता है तो नहीं लिखो, अलग बात है, लेकिन लिख देना चाहिए। अगर पानी है तो ये वेपर के रूप में, पानी लिक्विड भी होता है लेकिन जी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये वेपर के रूप में होगा। ठीक है, ये और भी ज्यादा क्लियर आइडिया दे रहा है ना कि आयरन सॉलिड है, ये वेपर है, ये सॉलिड बना एस लिखा हुआ और ये H2 गैस बना, तो फिजिकल स्टेट भी आप लिख सकते हो। अगर सॉलिड को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेट में एस लिख दो, लिक्विड को आपको इक्वेशन में किसी चीज के लिए लिक्विड सिंबल लिखना है तो एल लिख दो, है ना, और अगर गैस लिखना है तो जी लिख दो, और ये स्टेट आप लिख सकते हो। बिल्कुल, तो यही है बैलेंस करना। आज हमारा जो टारगेट था, अभी मैंने क्या बताया था आपको, रिवीजन सीरीज है, सारा का सारा कंटेंट हम लोग रिवीजन करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। सीधे सीधे आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा अगर आप पूरे के पूरे सीरीज को कंप्लीटली देखते हैं तो। आज से शुरुआत है, तो अगर आप लोग इसको देखेंगे तो मैं पूरा का पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। ये आप ही लोगों के लिए है। तो पहले तो आप देखो आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ कि स्टेप बाय स्टेप। केमिकल रिएक्शन विथ एग्जांपल डन, ये पूरा हुआ है। केमिकल इक्वेशंस डन एंड हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन डन, ये तीनों टारगेट हमने पूरा कर लिया। अब अगली क्लास में, जो कि इस टॉपिक का आखिरी क्लास होगा क्योंकि 2 क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, तो अब वो जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन कॉम्बिनेशन होते हैं, कुछ डिकम्पोजिशन होते हैं, कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होते हैं ना, वेराइटीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द हेडिंग ऑफ टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ अगले टॉपिक में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ है। और अगले टॉपिक में ये पूरा का पूरा अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला, तो चैप्टर कंप्लीट। तो नाउ इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। और आप लोगों से क्या रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, अभी बहुत जरूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़े, ठीक है ना। ओके, बाय बाय।